यूएनएससी में भारत को मिले स्थायी सीट। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में भारत को शामिल करने के लिए वकालत की। उन्होंने मजबूत पक्ष रखते हुए संयुक्त राष्ट्र और इसके तहत एजेंसियों में तत्काल सुधार का आह्वान किया। रूसी दूत ने कहा कि उन्हें लगता है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में भारत विश्व बहुमत, मुख्य रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों के हितों पर केंद्रित एजेंडे के साथ साथ संतुलन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। एक मीडिया इंटरव्यू में रूसी दूत ने कहा कि हमने नई दिल्ली की उम्मीदवारी के लिए अपने समर्थन का बार बार संकेत दिया है। हमारे भारतीय साझेदारों ने यूएनएससी में अपनी अस्थायी सदस्यता के दौरान खुद को योग्य साबित किया है। इसके साथ ही 2 बार परिषद का सफलतापूर्वक नेतृत्व भी किया है। उनकी G20 की अध्यक्षता बहुपक्षीय कूटनीति में उनकी उच्च व्यावसायिकता और बढ़ते भूराजनीतिक तनाव के बीच सर्वसम्मति खोजने की क्षमता की भी स्पष्ट पुष्टि थी। संयुक्त राष्ट्र में कथित ध्रुवीकरण पर रूसी दूत ने कहा कि यह सुरक्षा परिषद के विस्तार को काफी जटिल बनाता है। उन्होंने कहा कि विश्व निकाय में पश्चिम का पहले से ही अधिक प्रतिनिधित्व है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में होगा बदलाव। अंतरिक्ष जगत में बड़े पैमाने पर बदलाव की तैयारी हो रही है। व्यावसायिक पहलू की अहमियत को रेखांकित करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र अब बंद और गुप्त समाज की अवधारणा को पीछे छोड़ चुका है। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी का जिक्र करते हुए इसरो चीफ ने कहा कि अब स्पेस सेक्टर खुले समाज में बदल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव का मकसद इसे सरकारी कार्यक्रम के बजाय आर्थिक या व्यावसायिक गतिविधि में बदलना है। उन्होंने कहा कि इसरो के तहत होने वाले तमाम कामकाज के तरीके बदलेंगे। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा, मानसिकता में बदलाव अमेरिका से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह अमेरिका जैसे देशों में अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को एक आर्थिक गतिविधि में बदल दिया गया है, अब भारत में भी ऐसा करने की तैयारी हो रही है। इसरो चीफ के मुताबिक पिछले 60 वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र का दायरा रॉकेट बनाने से लेकर उपग्रहों के प्रक्षेपण तक रहा है। इसका मकसद सामाजिक स्तर पर होने वाले इस्तेमाल को आम आदमी की जरूरतों से जोड़ना था। भारतीय सेना का अलंकरण समारोह आयोजित। अलंकरण समारोह 2024 में 20 सेना पदक, 2 बार 2 सेना पदक और 4 विशिष्ट सेवा पदक सहित 26 पुरस्कार विजेताओं को पदक प्रदान किए गए। इसके अलावा 2 इकाइयों को COS यूनिट प्रशंसा से सम्मानित किया गया और 32 इकाइयों को GOC-INC पूर्वी कमान यूनिट प्रशंसा से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी ने शनिवार को यहां कहा कि पूर्वी कमान किसी भी क्षेत्र में हर समय किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने यहां से देशवासियों को विश्वास दिलाया कि पूर्वी कमान किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हरदम तैयार है। उन्होंने यह बात यहां बेंगडुबी सैन्य स्टेशन, पश्चिम बंगाल में पूर्वी कमान अलंकरण समारोह 2024 में वीरों को पुरस्कार देने के बाद कही। अलंकरण समारोह में भारतीय सेना के उन वीर जवानों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है जिन्होंने शत्रु का सामना करते हुए कर्तव्य के प्रति असीम समर्पण व अदम्य साहस का प्रदर्शन किया हो। पूर्वी कमान प्रमुख ने इस दौरान अपने पूर्ववर्ती वीरों को भी नमन किया। अलंकरण समारोह 2024 में 20 सेना पदक, वीरता, 2 बार 2 सेना पदक, विशिष्ट और 4 विशिष्ट सेवा पदक सहित 26 पुरस्कार विजेताओं को पदक प्रदान किए गए। चार राज्यों में ईडी ने की छापेमारी। ईडी ने कंपनी के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI कोलकाता की FIR पर जांच शुरू की थी। जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों, संस्थाओं और कंपनियों ने रियल एस्टेट विकास की आड़ में आम लोगों से भारी मात्रा में धन जुटाया था। ईडी ने बताया, कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिनमें 1500 एकड़ जमीन के दस्तावेज भी शामिल हैं। कंपनी के विभिन्न परिसरों से डिजिटल उपकरणों को भी जब्त किया गया है। ईडी ने कंपनी के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI कोलकाता की FIR पर जांच शुरू की थी। जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों, संस्थाओं और कंपनियों ने रियल एस्टेट विकास की आड़ में आम लोगों से भारी मात्रा में धन जुटाया था। प्लॉट बुकिंग की आड़ में अवैध निवेश योजनाएं शुरू की। आरोपियों ने RBI, SEBI, ROC जैसे नियामकों की मंजूरी के बिना प्लॉट बुकिंग की आड़ में एकमुश्त जमा, आवर्ती जमा, मासिक निवेश योजनाएं,
वाईएलवाई योजनाओं का अवैध कारोबार शुरू किया था। ईडी ने कहा, कंपनी में जमा की गई जमा राशि पर जमाकर्ताओं को लुभाने के लिए उच्च रिटर्न भी दिया गया। सहयोगी कंपनियों और निदेशकों और सहयोगियों के खातों में बड़े पैमाने पर नकदी के हस्तांतरण का भी पता चला है। दिल्ली में आंदोलन करेंगे किसान। पंजाब और हरियाणा के किसान संगठन दिल्ली कूच पर अड़े हैं। उधर हरियाणा सरकार ने पंजाब से लगती सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। हरियाणा के 12 जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इस बीच 12 फरवरी को केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच चंडीगढ़ में अहम बैठक होगी। पंजाब में किसान नेताओं ने दिल्ली कूच की पूरी तैयारी कर ली है। वे 16 फरवरी तक दिल्ली बॉर्डर पर टिकने का बंदोबस्त करके ही 13 को रवाना होंगे। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर, राशन, टेंट व अन्य सामान लेकर दिल्ली कूच करेंगे। इस बीच केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच दूसरे दौर की बातचीत 12 फरवरी को होगी। सरकार ने किसान संगठनों के नाम एक चिट्ठी जारी की है। दूसरे दौर की बैठक भी चंडीगढ़ में 12 फरवरी को शाम 5 बजे सेक्टर 26 महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होगी। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल गिरफ्तार। उत्तराखंड में हल्द्वानी के बनभूलपुरा में मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए बवाल के मास्टरमाइंड बताए जा रहे अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली और उत्तराखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने मलिक को दिल्ली में गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वहीं पुलिस अभी तक धरपकड़ करते हुए 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले चुकी है। सर्च ऑपरेशन चलाकर 2 निवर्तमान पार्षद समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि अब्दुल मलिक को भी आज पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। हल्द्वानी में हिंसा की घटना के बाद से बंद इंटरनेट सुविधा आज रविवार को बहाल कर दी गई है। एसएससी जीडी में इन 13 भाषाओं में भी होगा एग्जाम। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र इस बार 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। इस बात की जानकारी गृह मंत्रालय की ओर से साझा की गई है। परीक्षा 20 फरवरी से शुरू हो रही है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबलों की भर्ती के लिए कांस्टेबल परीक्षा पहली बार हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 20 फरवरी से देश भर के 128 शहरों में आयोजित होने जा रही है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षा में 48 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे। भर्ती अभियान का लक्ष्य विभाग में कुल 26,146 जीडी कांस्टेबल रिक्तियों को भरना है। अब अधिक वेतन वाले कर्मचारियों को भी चिकित्सा लाभ। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ देने संबंधी नियमों में बदलाव का फैसला किया। इससे अधिक वेतन के कारण ईएसआईसी के दायरे से बाहर होने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। यह फैसला केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में ईएसआईसी की 193वीं बैठक में लिया गया। यह सुविधा सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम 5 साल बीमा योग्य रोजगार के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को ही मिलेगी। असम में जादू टोने पर लगा प्रतिबंध। इस विधेयक का उद्देश्य बहरापन, गूंगापन, अंधापन, शारीरिक विकृति और ऑटिज्म जैसी कुछ जन्मजात बीमारियों के इलाज के नाम पर जादुई उपचार की प्रथाओं को प्रतिबंधित करना और समाप्त करना है। असम सरकार इलाज के नाम पर किए जाने वाले जादू टोने को लेकर सख्त हो गई है। सरकार ने उपचार के नाम पर जादुई उपचार की प्रथाओं को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है। उसने इस तरह के उपचार को समाप्त करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में ऐसे उपचारकर्ताओं के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। बता दें, यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णयों को साझा करते हुए शर्मा ने कहा कि कैबिनेट ने एक समर्पित सतत विकास कार्यक्रम के लिए 10 शहरों कस्बों का भी चयन किया और राज्य नगरपालिका कैडर में सुधार लाने का प्रस्ताव रखा। देश के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में हुई बढ़त। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से नेट रिफंड को हटा दें तो ये 15.60 लाख करोड़ रुपए है।
जो कि पिछले साल के नेट कलेक्शन से 20.25% ज्यादा है। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ये कलेक्शन सरकार के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के संशोधित अनुमान का 80.23% है। वित्तीय वर्ष 2024 में डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर कलेक्शन में 20% का उछाल आया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में यह 15.60 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कि सरकार के पूरे वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान का 80% है। सीबीडीटी ने एक बयान जारी कर बताया कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में मजबूत वृद्धि देखी जा रही है।